जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे थे और कल हमने देखा एनालिटिक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और एनालिटिक फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी होती। पहली कंडीशन ये है कि सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दूसरा जो उनके टर्म हैं वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल की सबसे खास बात ये होती है कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी पाथ से आप जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो कभी भी वो जो एनर्जी है या डिफरेंशिएशन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। आज का अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सी आर इक्वेशंस का प्रूफ प्रूफ आपको नहीं आएगा, ना ही प्रूफ आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है। तो सी आर इक्वेशंस क्या थी? एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, यहाँ पर u और v x और y के फंक्शन हैं। यहाँ पर सी आर इक्वेशन थी डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड करके सी आर इक्वेशंस बोला जाता है। सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, ये तो है किसमें, कार्टिजन फॉर्म में, एक्स और वाई खाली हो। जब आर और थीटा हो तब क्या होती है वो देख लीजिए। सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में मैंने आपको बताया था जो एफ जेड होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा। वहाँ पर एक्स और वाई होते हैं, यहाँ पर आर और थीटा होते हैं। तो एक बार आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। ठीक है। एफ जेड किसके इक्वल है, यू और आई वी के इक्वल। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि इसी को पोलर फॉर्म की अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ। वहाँ पर एक्स और वाई थे तो यहाँ पर आर और थीटा होंगे, मतलब यू और वी किसके फंक्शन होंगे, आर और थीटा के। ठीक है। तो अगर मैं डेल यू बाई डेल आर निकालता हूँ तो डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या लिखूंगा, जेड है आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक। अगर मैं इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। जब मैं आर के रिस्पेक्ट में इसके अंदर का करूंगा तो क्या मिलेगा, आर तो आर का डिफ्रेंशिएशन 1, ई की पावर आयोटा थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एफ डैश, थीटा के रिस्पेक्ट में इसके डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आर कांस्टेंट ही है। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर आयोटा थीटा। फिर आयोटा थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, आयोटा। ये वैल्यू क्या है, ये वही है जो ऊपर लिखी है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आयोटा, इसकी वैल्यू रख रही है डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा
डेल वी बाई डेल आर। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या है, आर, तो यहाँ पर आर लिख दीजिए। अब आप क्या कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, आयोटा आर डेल यू बाई डेल आर, आई और आई इंटू हो गए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। अब आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे, कंपेयर कीजिए इसको रियल पार्ट से रियल पार्ट, तो डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस आर डेल वी बाई डेल आर। ठीक है, या ये कहिए डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू -1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करता हूँ तो क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल आर इंटू आर इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल थीटा, या ये कहिए डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। ठीक है, हमें यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस हैं, सी आर इक्वेशंस, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। इनको आप रिजल्ट जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर भूल जाएं तो कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, एंड डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू -1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। ठीक है, इसको इस वजह से आज बताना जरूरी था क्योंकि कल एक क्वेश्चन आया था जिसको मैंने कहा था कि आगे बताएंगे, क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में कॉची रीमन इक्वेशन आपको नहीं बताई थी, तो आज हमने बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड पी सच दैट द फंक्शन एफ जेड एक्सप्रेस्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एज, एफ जेड की वैल्यू ये है, इज एनालिटिक। ये हमें एनालिटिक होने के लिए पी की क्या वैल्यू होगी ये हमें बताना है। अगर ये एनालिटिक है इसका मतलब ये है ये u और ये है v, यही तो है ना। तो u इज इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और v इज इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर साइन पी थीटा। चलिए डेल यू बाई डेल आर निकालिए, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2r कॉस 2 थीटा, और डेल यू बाई डेल थीटा निकाल लीजिए, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। डेल वी बाई डेल आर निकालिए, 2r साइन पी थीटा, और डेल वी बाई डेल थीटा निकालिए, आर स्क्वायर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कॉस पी थीटा इंटू पी। अब पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन क्या थी, डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। ओ सॉरी, हाँ डेल यू बाई डेल आर, एक मिनट चट, हाँ डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। अब देखिए ये सेटिस्फाई हो रही है, डेल यू बाई डेल आर क्या है, 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर, डेल वी बाई डेल थीटा क्या थी, आर स्क्वायर पी कॉस पी थीटा, यहाँ से आर और ये कैंसिल, फिर ये आर कैंसिल, तो क्या बचा, p इज इक्वल टू 2। यही शायद आपका आंसर है। एक ही इक्वेशन से हमारा सॉल्व हो गया तो इस वजह से हमने दूसरी इक्वेशन नहीं लिखी। अगर आप दूसरी इक्वेशन लिखते भी हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये थी डेल यू बाई डेल आर थी, दूसरी इक्वेशन क्या थी, डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू माइनस आर डेल यू बाई डेल थीटा। आप इससे भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, डेल वी बाई डेल आर क्या था, 2r साइन पी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई आर -2 आर स्क्वायर
साइन 2 थीटा। जब आप इससे भी कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल टू मिलेगा 2। किसी भी इक्वेशन से निकालेंगे आंसर आपका सेम निकले। ठीक है, ये इक्वेशन जरा ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इज सो दैट एफ जेड ये वाला क्वेश्चन जरा आता है। ये आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब ये है कि ये दो कंडीशन फुलफिल करेगा, सीआर इक्वेशंस और जो उनके कंपोनेंट है सीआर इक्वेशंस के, मतलब डेल यू बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स, ये क्या है, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक, एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। पहले तो हमें प्रूफ करना है कि एनालिटिक है या नहीं, उसके बाद अगर एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए, साइन हाइपरबोलिक जेड फंक्शन है, तो एफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। एच जेड को हाइपरबोलिक जेड ही पढ़ते हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू रख दीजिए एक्स प्लस आई आयोटा वाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। साइन ए प्लस बी के फार्मूले से इसको ओपन कर दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ भी हमने अलग नहीं किया, जो अभी तक पढ़े हैं बस वही करते चल रहे जा रहे हैं। देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शन की डिफिनीशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अगर मैं साइन, देखिए कॉस और साइन के हाइपरबोलिक एक्स में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो फंक्शन ही है। जो फंक्शन नहीं है उसको दिक्कत है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा। साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ा है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स पढ़ा है, लेकिन हाइपरबोलिक्स के बाद अगर आई लगा हो, आयोटा लगा हो या और कोई फंक्शन हो, वो हमने नहीं पढ़ा है। तो इसी फार्मूले से इनको जरा देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर एक्स की जगह आयोटा वाई रख दीजिए। अगर मैं कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई निकालता हूँ तो मैं क्या यहाँ पर लिखूंगा, ई की पावर आयोटा वाई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2। और आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको ओपन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस कॉस वाई माइनस आयोटा साइन वाई। अगर यहाँ पर माइनस आई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 2, तो ये और ये कैंसिल, 2 कॉस वाई से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस वाई। तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई की जगह क्या रख देना है आपको, कॉस वाई। जरा साइन हाइपरबोलिक आयोटा वाई के बारे में देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक आयोटा वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिए, साइन हाइपरबोलिक आयोटा वाई
इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा वाई माइनस ई की पावर माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई 2। ओपन कीजिए इसको इसी फार्मूले से, ई की पावर आयोटा थीटा से, तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई माइनस कॉस वाई माइनस आयोटा साइन वाई डिवाइडेड बाई 2। ये और ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा साइन वाई डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन हाइपरबोलिक आयोटा वाई की जगह मैं क्या रख दूं, आई साइन वाई या आयोटा साइन वाई, वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो मैं एफ जेड क्या लिखूंगा, एफ जेड मैं लिखूंगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई प्लस इसकी जगह हो जाएगा आयोटा साइन वाई, तो आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन। जैसे ही आपने ये लिखा, ये किसके फॉर्म में बन गया, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, जहां पर यू है रियल पार्ट और आयोटा के साथ जो है वो है इमेजिनरी पार्ट वी। ठीक, चलिए अब अगर u और v आपको पता चल गया और आपको ये प्रूफ करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं, आप देखिए चाहे कॉस और साइन के सिंपल फंक्शन हो चाहे हाइपरबोलिक फंक्शन हो, सब के सब कंटिन्यूअस होंगे। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है इनमें। हाइपरबोलिक में एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कहीं पर ब्रेक नहीं करता। इसी तरह कॉस और साइन का कंटिन्यूअस वेव चलती है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनको ये नहीं प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो डेल यू बाई डेल एक्स डायरेक्ट निकालते हैं। अब हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही या नहीं। अगर मैं इसको एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कॉस वो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस वाई, डेल यू बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस का इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, ठीक। वी का जरा कीजिए, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस का, देखिए हाइपरबोलिक में क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, ठीक है, माइनस इसमें नहीं आता। और कोई डाउट हो तो जो ये इसका डिफरेंशिएशन का मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, अगर मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई। अब डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी बाई डेल वाई के, और डेल वी बाई डेल एक्स किसके इक्वल है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई के, है या नहीं। इसका मतलब कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं। ये चारों टर्म में साइन और कॉस हैं, ये हाइपरबोलिक हैं, ये अपने आप में एक कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। अब अगर एनालिटिक फंक्शन है तो अगर एनालिटिक फंक्शन है तो आप उसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जैसे आपने इनको किया। कहने का ये मतलब है कि अगर एफ जेड साइन हाइपरबोलिक जेड है तो एफ डैश जेड डायरेक्ट आप लिखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस हाइपरबोलिक। जो एनालिटिक फंक्शन होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे सिंपल का होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ जेड है क्या, साइन हाइपरबोलिक जेड, और ये वैल्यू क्या थी किसके इक्वल, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। अगर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो
तो डायरेक्ट अभी जो हम करते आए हैं डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स क्या निकला, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिला, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स क्या मिला, साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, या ये कहिए कॉस हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में जेड होना चाहिए तभी आप डायरेक्ट करेंगे, और जब एक्स और वाई होगा तो इस तरीके से करेंगे आप। मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में करके किया, आप चाहें तो वाई के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक है, यही एनालिटिक फंक्शन की खास बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड इज एनालिटिक। अब जैसे ही मुझे ये लाइन मैंने पढ़ी तो हमेशा दिमाग की कोशिकाओं में ये बत्ती जलनी चाहिए कि अगर एनालिटिक है इसका मतलब कि ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात, सी आर इक्वेशंस के जो टर्म होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू है लॉग जेड। ठीक, तो क्या लिख दूं, जेड की जगह आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। लॉग ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, यही होगा। लॉग आर, लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो बचेगा क्या, आई थीटा। आर क्या है इसका, मॉड, मॉड ही तो था आर, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या था इसका, एंगल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये पावर रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब 1/2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां से यहां तक पहुंचना है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड इस तरीके से करेंगे कि सी आर इक्वेशंस में आपके पास 4 टर्म हैं। ये इन 4 टर्म की खास बात यह होती है कि आपको u और v पता होना चाहिए, तभी तो आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब u और v का मतलब यह है कि इस फंक्शन को 2 पार्ट में आप लिखिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल पार्ट क्या है, u है, ये आपका u है, और ये क्या है, v। अब आप सी आर इक्वेशंस निकाल कर देखिए कि क्या वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जब मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, डेल यू बाई डेल एक्स, हाफ लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू इसके अंदर का कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, तो क्या मिला, जरा डेल वी बाई डेल वाई कीजिए, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x, तो क्या आ जाएगा,
क्या डेल वी बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स के इक्वल है? बिल्कुल है। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, डेल यू बाई डेल वाई करते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डेल वी बाई डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीधा सीधा सा मतलब ये समझेंगे कि 1/x लिखा है, सॉरी एक्स लिखा है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा था है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इंटू वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट रखिए, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, देखिए डी वी बाई डी एक्स का माइनस साइन डेल यू बाई डेल वाई के इक्वल है। इसका मतलब कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं और तो फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। साथ में ये सारे फंक्शन ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस है। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, चारों टर्म आपको दिख रहे हैं जो, ये क्या है? कंटिन्यूअस, ठीक। वो करते करते आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेक कर रही है। क्या है क्वेश्चन? एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन पर ये इनफाइनाइट बन रहे होंगे। देखिए अगर मैं एक्स और वाई दोनों को जीरो कर दूं तो ये 0/0 का केस बन रहा है। तो एक्स और वाई जब एक साथ जीरो हो रहे हैं, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पर आप इनकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू क्या रहेगी? कंटिन्यूअस नेचर की आपको मिलेगी। केवल जहां पर 0 0 दोनों हो रहे हैं ओरिजिन पर, वहीं पर ये फेल कर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि लॉग जेड हमेशा क्या है? कंटिन्यूअस है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ब्रेक कर रहा है, कहाँ पर? जब जीरो हो रहा है, जब मतलब एक्स और वाई जीरो है। अच्छा, जब एनालिटिक हो गया हर एक पॉइंट पर केवल ओरिजिन को छोड़कर, फिर कह रहा है कि इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए। लॉग का क्या होता है? 1/z, ठीक है। दूसरा तरीका है वही, कौन सा वाला? ये एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उनको अरेंज कर दीजिएगा, वही आ जाएगा 1/z, ठीक। करके दिखाएं? चलिए करके देख ही लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स है क्या? देखिए आपने निकाल रखा है, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस आयोटा। डेल वी बाई डेल एक्स क्या है? डेल वी बाई डेल एक्स वही है जो डेल यू बाई डेल वाई है। क्यों? क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या लिखा है? ये लिखा है एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या कर दीजिए? एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, डेल वी बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई के माइनस साइन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगेगा। तो ये क्या लिखा है? एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, क्या कीजिए? एक्स माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई, इसको क्या आप क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यही आ जाएगा। ये और ये कैंसिल, ये क्या मिला? वही मिला जिसका सदियों से इंतजार था, 1/z।
ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट। सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई इज होमोमॉर्फिक, हो सॉरी होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक का मतलब कुछ और नहीं है, ये कह रहा है कि एनालिटिक है, हमें शो करना है, तो मतलब सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा, एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो सबसे पहले इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर लीजिए। तो ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई की पावर एक्स साइन वाई, ये है वी, ये है, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा डिफ्रेंशिएशन। डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, ई की पावर एक्स कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई। डेल वी बाई डेल एक्स निकालिए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, और डेल वी बाई डेल वाई निकालिए, तो ई की पावर एक्स कॉस, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों इक्वल तो हैं लेकिन माइनस साइन के साथ, इसका मतलब कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन कॉस सब के सब कंटिन्यूअस हैं, इसका मतलब कि ये एनालिटिक है। अब अगर एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश जेड डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स क्या मिला, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स ई की पावर एक्स साइन वाई। क्या मिला, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। क्या मिला, ई की पावर एक्स, ये क्या लिखा है, ई की पावर आयोटा वाई। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, ये वही आपका आंसर है। ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। क्या कह रहा है, इफ एन इज रियल सो दैट दिस इज एनालिटिक, केवल एक ही पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है जब आर जीरो है। ठीक है, तो वही चीज़ निकाल करके देख लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा आर की पावर एन साइन एन थीटा। ठीक, ये है आपका u और ये है आपका, यहाँ पर x और y नहीं है तो ये किसमें है, पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल v बाई डेल थीटा। दूसरी इक्वेशन क्या थी, डेल v बाई डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल यू बाई डेल थीटा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, निकाल कर देख लीजिएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने का तरीका वही है, कुछ अलग नहीं। सो दैट एफ जेड इज एनालिटिक एंड रियल ऑफ एफ जेड, आर ई का मतलब क्या है, एफ जेड का रियल पार्ट। ठीक, मतलब यू एक कांस्टेंट है, देन एफ जेड इज कांस्टेंट। एफ जेड क्या है, कांस्टेंट है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर एफ जेड एनालिटिक है इसका मतलब कि एफ जेड क्या कर रहा है, सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो मतलब है ना। एफ जेड इज एनालिटिक
एफ जेड एनालिटिक है, इट मीन्स इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशंस, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड के दो पार्ट जो हैं उनमें से डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई है, एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अब ध्यान से देखिए, इसका रियल पार्ट कांस्टेंट है। रियल पार्ट इसका कौन सा है? यू, मतलब यू कांस्टेंट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर u कांस्टेंट है तो उसका चाहे आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे चाहे y के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगा? जीरो। तो अगर मैं यहाँ पर u कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल u बाई डेल एक्स इज जीरो एंड आल्सो डेल u बाई डेल वाई इज जीरो। ये दोनों जीरो हैं। क्यों जीरो है? क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जीरो होता है। अब अगर ये जीरो हैं तो यहाँ पर जीरो पुट कर दीजिए। क्यों जीरो पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पहले ही दिया है एनालिटिक है। एनालिटिक है इसका मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर एक पार्ट जीरो है इक्वेशन का तो उसका लेफ्ट हैंड पार्ट अगर जीरो है तो राइट हैंड पार्ट अपने आप जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल वी बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल वाई बोथ आर जीरो। इट मीन्स v इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर जीरो है इसका मतलब कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। और जब u पहले से कांस्टेंट है, v पहले से v कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि एफ जेड क्या है? एक। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट और एक जो कल डिराइव करवाए थे कि जिसका मॉड कांस्टेंट है वो फंक्शन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट, u हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v गिवन है। प्रूव दैट u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन, बट u प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। अब ध्यान से देखिए जरा, देखिए चीजें मिक्स मत कीजिएगा। अभी मैंने आपको हार्मोनिक फंक्शन नहीं पढ़ाया है तो हार्मोनिक फंक्शन की चिंता मत कीजिए। इस क्वेश्चन का एक पार्ट अलग कर देते हैं, ये वाला। अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है, इसको कल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है वो देखिए, u प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि सी आर इक्वेशंस नॉट सेटिस्फाइड। हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो एफ जेड एनालिटिक होगा। ये क्या है? एफ जेड ही तो है, u प्लस आई वी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि एफ जेड के जो कंपोनेंट हैं u और v, उनमें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो प्रूफ कर लीजिए। u आपको पता है, v पता है, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए जरा, क्या मिलेगा? 2x। डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, क्या मिलेगा? -2y। जरा डेल वी बाई डेल एक्स निकालिए, u बाई वी का फार्मूला लगाइए, माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला? 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर। क्या ये इक्वल है? डेल यू बाई डेल वाई के डेल वी बाई डेल एक्स माइनस साइन के साथ इक्वल है? नहीं। इसी तरह जब आप डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे तो इट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसका मतलब कि ये एनालिटिक नहीं है। जब एनालिटिक नहीं है तो हम उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन अगर है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एनालिटिक है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि एनालिटिक हो। ये वाइस वर्सा वाली कंडीशन नहीं होगी, ये कल मैंने आपको बता रखा है। इफ फाई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई satisfying Laplace equation,
so that s plus it is analytic where s is equal to this and t is equal to। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। दो इक्वेशन आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में, तो आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन दो इक्वेशन ध्यान रखिएगा। एक होती है लाप्लास इक्वेशन, दूसरी होती है पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन से पॉइजन वाली फीलिंग आएगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइजन वाली फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, बस उसका नाम ही पॉइजन है। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? इफ एनी फंक्शन satisfies कोई फंक्शन f कुछ इस तरीके से है कि डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन को बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। अगर यहां पर 0 की बजाय कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो उसको बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉइजन इक्वेशन। वहां पर 0 की बजाय नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि फाई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई जो कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई है वो कुछ इस तरीके से लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और जो साई है वो इस तरीके से सेटिस्फाई। अब हमें ये कह रहा है कि ये फंक्शन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिया है। आगे क्या कह रहा? सो दैट एस प्लस आई टी इज एनालिटिक। हमें ये शो करना है कि एस प्लस आई टी एनालिटिक है। एस प्लस आई टी से घबराइएगा नहीं, एस प्लस आई टी वही है जैसे आप यू प्लस आई वी लिखते थे, ठीक है। तो एस प्लस आयोटा टी या ये कहिए यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक। अब अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। करेगा नहीं करेगा? अगर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो मैं क्या लिखूंगा? डेल एस बाई डेल एक्स, ये तो लिखते थे ना, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। वी की जगह यहां पर क्या है? टी। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब कि एनालिटिक होगा। दूसरा इक्वेशन क्या थी? डेल एस बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल टी बाई डेल एक्स। जरा देख लेते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है। देखिए दो तरीके हैं, हम मान लेते हैं एनालिटिक है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी तो जब हम इधर से वापस इधर जाएंगे तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हार्मोनिक हैं। हमें अभी क्या है, तो सॉरी, अभी ये क्या दिया है कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कल मैं आपको बताऊंगा, खैर अभी जो हमने हार्मोनिक छुड़वाया है, हार्मोनिक यही है, ऐसा फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स या हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर फाई और साई लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फाई और साई को हार्मोनिक फंक्शन भी बोला जा सकता है। हार्मोनिक्स और कुछ नहीं है, वो ऐसे फंक्शन है जो कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, उनका सम अगर करते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है। चलिए एस की वैल्यू रखिए जरा, डेल फाई बाई डेल वाई, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इक्वल टू डेल टी की वैल्यू जरा रखिए, सॉरी टी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अभी मैं खाली इसी इक्वेशन को देख रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, तरीका वही है।
ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई। ये और ये कैंसिल, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके फिर वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए या वाई के रिस्पेक्ट में करके फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, और ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, इट मीन्स कि साई हार्मोनिक फंक्शन है या साई लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिवर्स हम चले गए, मतलब एनालिटिक से हार्मोनिक चले गए। हमें क्या था, हार्मोनिक दिया था, एनालिटिक प्रूफ करना था, तो रिवर्स भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही ये गिवन है, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम इसका निकालेंगे यहाँ से तो फिर हमें फाई का फंक्शन मिल जाएगा और वो फाई का लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हुए इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट, वेरीफाई इफ एफ जेड इज इक्वल टू दिस, जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, जेड जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब एक्स और वाई एक साथ जीरो नहीं हो सकते। एफ जीरो इज एनालिटिक और नॉट, हमें ये प्रूफ करना है कि एनालिटिक है या नहीं। देखिए आपको एक बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ, अभी तो जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन कि देख रहे हैं एनालिटिक है या नहीं, या एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं, ये सब। आप क्वेश्चन को देखते ही कैसे जानेंगे कि एनालिटिक है या नहीं, इसमें टर्म देखिए, पावर हर एक टर्म की, अगर मैं इस एक्स वाई स्क्वायर को अंदर ले जाऊं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई, हर एक टर्म की पावर देखिए, यहाँ पर पावर कितनी है, दोनों टर्म को मिला दें तो 4, 2 + 2 4, यहाँ पर 3 + 1 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। जब सभी टर्म की पावर सेम ना हो वो फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। एकदम आप निकाल कर देखिए, चाहे आप देख करके ही बता दें कि एनालिटिक है या नहीं, कन्फर्म है कभी नहीं होगा। उसका कारण जान लीजिए कि क्यों नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि एनालिटिक के लिए क्या जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, कंटिन्यूअस हो, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर, अभी देखना है यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है, सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन एनालिटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि एनालिटिक इक्वेशन, एनालिटिक होने के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी है और ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएबल में क्या होता है कि किस पाथ से आप जा रहे हैं वो पाथ पर आपकी एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, मतलब किसी भी पाथ पर घूम करके जाएं, आपकी वैल्यू जो है फंक्शन की या डिफरेंशिएशन की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, फिक्स निकलनी चाहिए, एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए, आप किधर से भी घूम करके जाएं। यहाँ पर क्या है देखिए, पावर 4 है, पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2। अगर मैं एक सिंपल लेता हूं कि मैं y = mx लाइन से जा रहा हूं, कहां पर जा रहा हूं, जीरो पर, जीरो का ही मैं यहां पर ये दिखा रहा है, इस वजह जीरो पर ही देख लेते हैं। y = mx लाइन के थ्रू जा रहा हूं, y = mx जरा यहां पर रखिए तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा m² m³ 1 + m², सब कुछ m पर डिपेंड करेगा, x⁴ x⁴ x², m पर डिपेंड करेगा ही करेगा। ये कोई भी ले लीजिए, सपोज y = mx + c भी ले सकते हैं, कोई भी लाइन ले सकते हैं, ठीक है। c तो नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन से तो पास करेगा नहीं, c नहीं ले सकते। कोई दूसरा कर्व ले लीजिए, y = x² ले लीजिए, x³ ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, एम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी आपको वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, इसको इससे आगे के क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और चीज़ों को समझ करके कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगी माइंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और आशा करते हैं कि आज का जो नया साल हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर के आए, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हों। आपने जो अभी तक कोशिश कर रखी है पढ़ाई में, और कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मन लगा कर कीजिए। साल बीत रहा है, ज़िंदगी बीत रही है, लेकिन चीज़ों को सहज भाव से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगर मेहनत में कमी रह गई हो तो मेहनत फिर से कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। थोड़े दिन के लिए खुशी भले दे देगा, लेकिन वो अंत में आप दूसरे को भले बेवकूफ़ बनाएंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन अंत में आप अपने को ही बेवकूफ़ बनाएंगे, कुछ ना कुछ बहाना मार। ठीक है, और कभी ना कभी आप रियलाइज़ ज़रूर करेंगे। इसलिए जो कमी रह गई हो उसको एनालाइज कीजिए, आगे बढ़िए, फिर से कोशिश कीजिए। कभी भी कोई चीज़ लास्ट नहीं होती। ठीक है, जब जागो तब सवेरे। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। धन्यवाद।